Starting from importance of financial management, that is page number 86. देखो इम्पोर्टेंस है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड ये ने करंट चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हुआ 1950 के बाद में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा। अब पहली बात तो ये लिखी है इसके अंदर कि व्हाई डू वी रिक्वायर, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस लिखा है तो व्हाई डू वी रिक्वायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट थिंग इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। दो तरह की कैपिटल आपके बिजनेस को चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल। दोनों कैपिटल कितनी चाहिए और कब चाहिए, ये दोनों का एस्टिमेशन आपके लिए जरूरी। देन एक्वायरिंग फाइनेंस, तो अब पैसा लाना है ये तो डिसाइडेड हुआ, पर उसके लिए आपके पास जो सोर्स है ना वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब इसमें प्रोसेसिंग चार्ज, इश्यू चार्ज और जितने भी दूसरे चार्जेस, इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हम बेस्ट सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। देन कम्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग को कंट्रोलिंग के साथ में कंबाइन करना। पहले क्या लिखा, प्लानिंग, दैट मीन्स कि हम कहाँ पे पैसे यूज करेंगे, दैट शुड बी प्लान। और जब यूज करें तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, मतलब उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। हम फाइनेंस इसलिए लाते हैं बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट रिक्वायर फाइनेंस। तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर डिपार्टमेंट को जो पैसे की जरूरत है उनको, यानी जो फाइनेंस की जरूरत है वो फाइनेंस उसको उनको रेगुलर टाइम पे मिलता रहे। देन आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कैश है, कैश होने इनको लिक्विडिटी बोलते हैं। मोस्ट लिक्विड एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आती है, एक तो तुम्हारे डेटर्स, तुम्हारा स्टॉक। स्टॉक को तो हम नहीं बोलेंगे बिकॉज स्टॉक को सेल करने में टाइम लगता है, लेकिन ऑलरेडी जो बिक चुके हैं वो है डेटर्स के पास पैसे तुम्हारे। बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तुम्हारी मोस्ट लिक्विड एसेट है। अब अपने ये एसेट की बात नहीं करें, हम तो हार्ड कैश की बात करें, यानी रियल वैल्यू कैश की हमारे पास ऑन हैंड होनी चाहिए। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं और कैश बजट बनाएं तो हमारे पास डेफिनेट बैलेंस हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए वो पैसे की जरूरत पड़े। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है। इनकम का मतलब प्रॉफिट। लास्ट में यहाँ पे जो प्रॉफिट बचता है बिजनेस के पास, वो दो अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें जो पहला है ना, वो किसको जाता है, डिविडेंड की तरह से इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जाता है। और जो बचता है दैट इज नोन एज फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, राइट, उसको अपने री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। नाउ अगर आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो री इन्वेस्टमेंट कम होगा, और अगर री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो तो डिविडेंड कम, तो इसका बैलेंस करना। देन मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट। करंट असेट में क्या क्या आता है, पहले कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, और मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम के अंदर आप बेच देते हो। बैंक बैलेंस etc आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। इट फॉर्मुलेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दीज करंट असेट्स। यानी यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करता है, करंट असेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब किस असेट के अंदर कितना पैसा हमारा ब्लॉक होगा ये डिसाइड किया जाएगा। देन कम्स फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग कैपिटल बजट। कैपिटल बजट मतलब पैसा कितना चाहिए उसका बजट बनाओ। डिविडेंड पॉलिसी मतलब डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डिविडेंड पॉलिसी बनाते हो तो साथ में री इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बन जाएगी, बिकॉज री इन्वेस्टमेंट का मतलब हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वो तुम्हारा री इन्वेस्टमेंट होगा। एंड मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने कि आपको कोऑर्डिनेशन किसके बीच में रखना है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का किया जाएगा उसके बीच। Then, raising credit of business. Financial management significantly contributes in the progress and development of business. That means कि हम क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को अगर सैलरी टाइम पे देंगे, क्रेडिटर्स को उनका पैसा टाइम पे दिया जाएगा, बैंक को लोन जो है उसके इंटरेस्ट को टाइम पे दिया जाएगा, तो हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, साउंडनेस जो बोलते हैं वो बढ़ती है हमारी। देन आफ्टर फाइनेंशियल डिसीजंस, ये नेक्स्ट जो 9 हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंस हुए। अब फाइनेंशियल डिसीजंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली पूछा जाएगा। 3-3 मार्क के अंदर तीनों तीन डिसीजंस है, राइट। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंस फंक्शन, क्योंकि
वो फाइनेंस फंक्शन के साथ में रिलेटेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन? फाइनेंस फंक्शन का मतलब क्या, कि जो रिलेट किसके साथ में करता है, पैसा लाना और पैसा यूज करना उसके साथ में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू टेक important decisions with regards to the following three problems. Number one, decisions related to investment. Number two, decisions related to financing. और तीसरा आता है डिविडेंड। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझो, थोड़ा ध्यान देना। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे पैसा एक बार तुमने इन्वेस्ट किया, दैट कैन नॉट बी इजीली टेकन बैक, उसको वापस अपने नहीं ला सकते बहुत जल्दी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, मैनेजर को ये डिसीजन लेना है कि हम ऐसी एसेट का सिलेक्शन करें कि जिसमें हमारे कैपिटल फंड को फ्यूचर में हमको इन्वेस्ट करके कैपिटल फंड हमारा इन्वेस्टेड रहे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजट। ये अंडरलाइन करो, व्हाट इज कैपिटल बजट? एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। हाउ? तुमने किसी एसेट को परचेज किया, रिस्क ये है कि अगर वो एसेट जल्दी ऑब्सोलीट यानी बेकार हो गई तो। दूसरा रिस्क ये है कि जो रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था वो रिटर्न नहीं मिला तो। तीसरा रिस्क ये है कि उस एसेट को यूज करके जिस प्रोडक्ट को हमने बनाया वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चली और बिजनेस बंद हो गया तो। राइट, तो ये सारे रिस्क को हमको साथ में लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आर बीइंग यूज्ड सच एज पेबैक मेथड। पेबैक मेथड का मतलब, आज मैंने समझो कि 50 लाख रुपीज को इन्वेस्ट किया, तो ये 50 लाख रुपीज मेरे बिजनेस के अंदर से कब मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, इसके लिए अपने CFATPD यूज करते हैं, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। वाई? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यानी मतलब टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स तो तुम पे करोगे, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, उसमें कैश जाती नहीं है, खाली इट इज अ प्रोविजन, इसलिए अपने डेप्रिसिएशन CFAT के अंदर प्लस कर देंगे वापस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के अंदर अपने डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। इस तरह से जो पैसे हर साल आते हैं उसमें हम चेक करेंगे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने साल में ये 50 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, दैट इज पे बैक पीरियड में। फिर उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न मेथड दो है, एक IRR मेथड और ARR मेथड। एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR, और एक IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों मेथड से ये पता चलता है कि मुझे कितने टाइम के अंदर पैसे रिटर्न मिल जाएंगे और मेरा इन्वेस्टमेंट कितने साल के बाद मुझे प्रॉफिट कमा के देना शुरू करेगा। राइट, फिर उसके बाद में डिस्काउंटेड कैश मेथड, फ्लो कैश मेथड। डिस्काउंटेड यानी अपने डिस्काउंट का एक टेबल देखना पड़ता है, करंट, प्रेजेंट फ्लो, फ्यूचर फ्लो, ये सब एक अपने डिस्काउंट के टेबल देखने पड़ते हैं। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हेन देयर आर मोर देन वन अल्टरनेटिव। एक्चुअली होता क्या है कि यू हैव मेनी प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। अब उसमें से जो सिलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, तो ये डिसाइड करना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से किस तरह से रिटर्न गेन करने वाले हो। और ये रिटर्न गेन करना सिर्फ एक्सपेक्टेशन होता है, और ये एक्सपेक्टेशन रिस्क और रिटर्न की पॉलिसी के ऊपर लिया जाता है। तो इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। राइट, देन अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि भाई कितने पैसे की जरूरत है, टोटल कैपिटल। फिर जिस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें से रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा फ्यूचर में। उसके बाद में उस इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो क्या आएगा, कितना कैश हमको मिलेगा। फिर रिस्क कितना है, पैसा डूबने का चांस कितना है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बाद चलो मशीन तो ला दी, फर्नीचर आ गई, बिल्डिंग बना दी, पर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना, यानी डेली एक्सपेंस के लिए। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कोई अगर मशीन परचेस की तो उसके बाद में अपने ये चेक करेंगे कि मशीन कितने साल तक चलेगी, क्योंकि इससे अपने ये पता चलता है कि रिटर्न कितने साल तक मिलेगा। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। एंड कैपिटल रेशनिंग, मतलब कैपिटल को यूज ऐसे किया जाना चाहिए कि जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे यूज, अननेसेसरी कैपिटल क्रिएट करके मतलब नहीं। एंड सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, कितना रिस्क फैक्टर कितना है वो देखा जाए। तो ये पहला डिसीजन हुआ इन्वेस्टमेंट का,
जिसमें कौन कौन से वर्क देखे, कैपिटल बजटिंग देखा, फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कि कितना हमारा रिटर्न आएगा वो देखा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट डिसीजन इज रिगार्डिंग फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो असेट के साथ कनेक्टेड, लेकिन फाइनेंस ये पूछा जाएगा। लेकिन अंडरलाइन करो, फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कनेक्टेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आप कैपिटल कैसी रखना चाहते हो। जैसे कि कोई कंपनी ऐसा चाहे कि मैं खाली इक्विटी शेयर इशू करूं, कोई कंपनी इक्विटी शेयर के साथ में प्रेफरेंस शेयर इशू करे, कोई इक्विटी शेयर के साथ में डिबेंचर इशू करे, कोई तीनों दिन साथ में इशू करे अलग अलग टाइम पे, राइट। पहले इक्विटी शेयर इशू करे, बाद में प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद में डिबेंचर। इसमें एक चीज कॉमन है, सब में इक्विटी शेयर है, मतलब इक्विटी शेयर इशू करना आपके लिए कंपलसरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड डेट। ओनर्स कैपिटल मतलब खुद का पैसा, और डेट यानी उधार वाला। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना वो ओनर्स कैपिटल, लेकिन जो डिबेंचर है वो डेट। फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंस कैसा रखा जाएगा। यानी अगर मैं इक्विटी ज्यादा यूज करता हूँ ना, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरी कैपिटल भले क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन साथ में एक नुकसान भी है, शेयर होल्डर्स भरेंगे और सबको मिलने वाला डिविडेंड कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इक्विटी कम रेस करता हूँ, डेट रेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम है तो डेट चुकता करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, इंटरेस्ट कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अगर अगर अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो उसका फायदा लेना, यानी उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी ना इश्यू करके हम लोन इश्यू करके पैसा अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाहर से ले लेते हैं, उसके बाद में उस पैसे को यूज करके धीमे धीमे रिटर्न कर देंगे, लेकिन हमारी एसेट तो रहेगी, एसेट थोड़ी चली जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना है इक्विटी और डेट के बीच में। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें प्रपोर्शन बराबर से हो। इसमें सेकंड लाइन में देखो पोर्शन लिखा है, इसी पैराग्राफ में थर्ड वर्ड, दैट इज प्रपोर्शन नॉट पोर्शन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर लेस रिस्की होता है और वो मैक्सिमम रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है, यानी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन कम रिस्क का सामना करना पड़ेगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो देखो पहले है उसमें इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आपके कंट्रोल में, डायरेक्टर्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले किस तरह का बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बिजनेस का क्या है, उसके बाद में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, नेचर ऑफ असेट्स, किस तरह की फिक्स असेट चाहिए या वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स ऐसा चाहेंगे ना कि हमको हमारे हिस्सेदार नहीं बनाने, तो वो इक्विटी शेयर कभी इशू नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो इक्विटी शेयर इशू करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट। कैपिटल मार्केट की कंडीशन मतलब मार्केट में अगर मंदी चल रही हो तो पैसा मिलेगा नहीं। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट यानी जब अपने शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करेंगे या कोई भी सिक्योरिटी इशू करेंगे, तो उसके सामने हमारा खर्चा होगा, दैट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, उसको अपने फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। फिर एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कंपनी की तरफ क्या सोचते हैं, इस तरह की सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रिवेलिंग है, गवर्नमेंट के लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, दैट इज QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। बायर्स नहीं, बिडर्स होते हैं, बिडिंग करने वाले। जब इश्यू करते हैं ना अपने शेयर्स को, तो वो बिडिंग करते हैं। तो QIB को क्वालिफाइड, इसको क्वालिफाई कौन करता है, सेबी। नाउ डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड इज ए रिटर्न टू शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने मिलेगा रिटर्न। कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड या तो आप कैश में पे कर सकते हो या चेक से, पर वो किस पे पे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आएगा पेड अप कैपिटल के ऊपर, नॉट इशूड कैपिटल के ऊपर। अगर 1 रुपए का शेयर है और आपने उसको 700 में खरीदा है, तो 1 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा, 700 पे नहीं मिलेगा। द पेमेंट
सॉरी ये नहीं है पेमेंट एक्स्ट्रा, या होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। ऑन कैपिटल, अच्छा टेक्स्ट बुक में आपकी नहीं प्रिंट होगा, करेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको अपने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन सा अपने बिजनेस में रिटेन करेंगे। रिटेन अर्निंग इन बिजनेस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस का इंटरनल सोर्स है, यानी मतलब हमारे ही बिजनेस का पैसा हम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो अपने फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। अगर डिविडेंड टाइम पे करोगे तो मार्केट वैल्यूज, और अच्छा पे करोगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी शेयर्स की। इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट डिक्रीजेस द फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी मतलब ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अपने पास बचेगा कुछ नहीं, और अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो डिविडेंड कम जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्या डिसाइड करेंगे, तो पहली बात तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का। दूसरा, फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो कितनी होने वाली है। कंपनी ने पास्ट ईयर्स में यानी पिछले 3 सालों में कितना डिविडेंड पे किया था, और फ्लाइंग बैक की जरूरत है भी कि नहीं है। कंपनी को पैसे की जरूरत ना हो बेकार में फ्लाइंग बैक करके क्या फायदा। फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल नीड कंपनी की क्या है, कंपनी क्या चाहती है। और रेशियो ऑफ रिजर्व, इसका मतलब तुम्हारे पास कितने पैसे ऑलरेडी जमा है, कैपिटल के सामने कितनी रिजर्व जमा है। और फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, तुम अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कब और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। डायरेक्टर्स कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और कंपनी की पॉलिसीज क्या रहेगी। टैक्सेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट के लीगल लॉज इसके बारे में क्या बोलते हैं। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हारे से। फिर कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है, अगर सस्ते में लोन मिलती हो तो बेकार में पैसा जमा करके क्या फायदा। कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, और कंपनी के पास कैश कितनी है। उसमें ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, आगे आएगा शायद। यस, कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। जब भी प्लानिंग करेंगे दो चीजें होती है तुम्हारे सामने, एक तो एस्टिमेट करो नीड ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जिसको बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन। पता है कुछ कंपनी ऐसी है जिसको जितनी कैपिटल है ना उसको समझ में नहीं आता कि ये कैपिटल का यूज कैसे करें। जैसे टेस्ला, पिछले साल एलन मस्क ने 12 कंपनीज परचेज की है, यानी हर महीने में एक कंपनी। अपने भाजी खरीदने जाते हो कंपनी खरीदने निकलता है। तो डिटरमाइन सोर्स ऑफ कैपिटल, ये पैसा कहाँ से आएगा, जिसको क्या बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी फंड्स, कैपिटल फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कंपनी ब्रोकर्स फाइंड कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मैंने आगे बोला, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। इसका प्रपोर्शन वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझो, means the combination of different sources of capital like equity share, preference share, debenture, reserve and loan fund. With reference to this, according to Jastenberg, decision regarding type of securities, किस तरह की सिक्योरिटीज कैपिटल स्ट्रक्चर में होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कॉम्बिनेशन, सिंपल लैंग्वेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। और अकॉर्डिंग टू हॉगलिन, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस proportion and magnitude of different securities issued and sources utilized by a company to raise its finance। यानी पैसा लाने के लिए कंपनी कौन से प्रपोर्शन में इक्विटी और डिवेंचर को यूज करेगी, और मैग्नीट्यूड यानी लेवल क्या, यानी एक्सटेंड क्या होगा, कितने यानी 50%, 40% कैसे यूज करेगी, उसको अपने यहाँ पे डिसाइड करे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। और कैरेक्टरिस्टिक से देखो क्या लिखा है पहले, सिंपलिसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होना चाहिए। जितना हो सके ना उतनी लेस सिक्योरिटीज को इश्यू करो। तुम तो हर चीज को यूज कर दो, पहले इक्विटी शेयर इशू की, फिर 2-3 साल के बाद पता चला कि कम पड़ते हैं पैसे, चलो प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर देते हैं। फिर वापस पता चला तो लाओ चलो डिबेंचर भी इशू करे, फिर फोन भी इशू कर, सब तरह की कैपिटल तो गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रहे।
यानी बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर इसके बाद में एडिक्वेट फाइनेंस, वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन, जितना हो सके उतना बराबर से पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, यानी जब चाहे तब उसको चेंज कर पाए वैसा होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक चेंज होगा। इकोनॉमी, यानी जितनी कॉस्ट हो ने वो मिनिमाइज करे। फिर बैलेंसिंग, यानी दोनों के बीच बैलेंसिंग करना कि ऑनर्स कैपिटल कितनी होगी और बोरोड कैपिटल कितनी होगी। फिर लिखा गया लिक्विडिटी, देयर शुड बी सच टाइप ऑफ प्रोविजन इन कैपिटल स्ट्रक्चर कि लायबिलिटी और डेट कैन बी पेड इन टाइम, पैसा कैश अपने पास इतना होना चाहिए कि जब चाहे तब पैसे पेमेंट करने के लिए हमारे पास हो। फिर अट्रैक्टिवनेस, इट शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द कंपनी, हर तरह के इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसी अट्रैक्टिवनेस इसके अंदर होनी चाहिए। देन कम सॉल्वेंसी, द proportion of borrowed capital should not be so large that burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is raised। इंसॉल्वेंसी का मतलब कि अगर समझो कि अपने डूबत जाए कंपनी, उसको इंसॉल्वेंसी, यानी हमारी असेट्स हमारी लायबिलिटी से कम हो जाए, लायबिलिटीज बढ़ जाए, इंटरेस्ट का बर्डन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम भरत ना पाए। तो देखो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो आपने देखा था स्टार्टिंग में वो, यानी अकेला इक्विटी शेयर हो, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के साथ में, इक्विटी शेयर डिबेंचर के साथ में, इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर सब साथ में। तो अप टू हियर हमने कंप्लीट किया आज।